वो तो बहुत खराब पॉलिसी, वो बहुत खराब, बट मोर देन दैट इज अफगानिस्तान पॉलिसी वाज द मोस्ट। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि ये शुरू से करप्शन ये नहीं था, ये वही कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत, मगर कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, हकीकत ये है कि पॉलिटिशियनों को 58 से पहले तक के मैं ब्रीफ होल्ड कर सकता हूं कि दैट वाज द बेस्ट सोसाइटी कंपेयर टू दिस डे। कितने लीडर हैं जिनकी इंडस्ट्री चल रही, ख्वाजा नाजिमुद्दीन करप्ट था, चौधरी मोहम्मद अली करप्ट थे, बोगरा करप्ट था, तीन महीने में हुकूमत बदलती थी, मगर 58 तक आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, साइट यानी इंडस्ट्रियल एरिया, पावर स्ट्रगल सब बन गए, पावर चलती रहेगी, मगर पैसे की दौड़ नहीं शुरू हुई थी। इसलिए तो सवाए गुलाम मोहम्मद साहब, उसने भी पैसे नहीं बनाए, वो भी पैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी के चक्कर में थे, इंटेलेक्चुअल करप्शन का शिकार हो गया, एब्सोल्यूट अथॉरिटी फोबिया तो था, सिकंदर मिर्जा, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, साजिशें, सब कुछ, आखिर में होटल के जनरल मैनेजर होके मर गए। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 58 के बाद जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर आया, उसके बाद से जो हशर हुआ है वो मुशर्रफ के दौर तक उसने तहतुसरा में पहुंचा दिया। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। कुर्रतुल्लाह शाहब ने अपनी किताब में, शाहबनामा में ये लिखा कि जब वो स्पेशल असिस्टेंट थे अयूब खान के, अयूब खान सदर पाकिस्तान थे, तो वो वीकेंड पे रेहाना गांव हज़ारा में वालदा से मिलने के लिए आया करते थे रावलपिंडी से। तो एक मरतबा कहने लगे आए तो अपनी वालदा के साथ बैठे थे और वालदा उनकी अपनी मकामी ज़बान में कुछ लग रहा था कि बहुत गुस्से में है और कुछ बुरा भला कह रही हैं अयूब खान को, और अयूब खान सर झका लाए वालदा थी, सुन रहे थे और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे थे। शाम में जब ये वापस रावलपिंडी जा रहे थे तो शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ये पूछा कि सर आज लग रहा था कि वालदा साहिबा बहुत नाराज़ हैं और कुछ ज़रा बहुत ही ज़्यादा यानी आपको दुरुस्त लहजे में बात कर रही थी। तो अयूब खान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ वो वालदा इसलिए नाराज़ थी, वो ये कह रही थी कि पहले गाँव का पटवारी जो था वो 50 रुपये मुझसे लेता था और अब उसने 150 रुपए कर दिए, ये कह के कि तुम्हारा बेटा तो पाकिस्तान का सदर है, तुम ज़्यादा दिया करो। अच्छा, इस पे ऐड कर ज़मीन का जो लस्ट, और ये वो जब से था, ये जब से, उससे पहले भी था, ये मैं जमीन का लस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। देखिए, उससे और ऐड कर दूं कि बड़ा मशहूर जुमला हुआ है कि किसी जज साहब का, शायद उनकी ज़मीन पे किसी पटवारी ने गड़बड़ की थी, तो अयूब खान ने ये जुमला दिया था, यार पटवारी को पैसे भिजवा दो, मैं भी दे। मेरा कहने का, नाजिमुद्दीन के ज़मींदार थे, यानी खोड़ो साहब को रेगिस्तान में दौड़ाया गया, करप्शन क्या, एक गाड़ी मंगाई, झूठे केसेस है। ये ब्रीड आपकी जो पार्टीशन से चली आ रही थी, इसको खत्म किया गया। खोरू साहब की घर पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो भुट्टो साहब के पास गए, जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए। भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब वो मेरे पास आए तो खोरू साहब ने, भुट्टो साहब लिखते हैं कि खोरू साहब के पास मैं जब गया था अपनी ज़मीन के कब्जे के सिलसिले में, तो खोरू साहब ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध का इसी काम के लिए रह गया है कि मैं ज़मीनों के कब्जे छुड़ाऊं। तो भुट्टो साहब कहने लगे कि मैंने ये नहीं कहा, मगर मेरा दिल ये जरूर चाहेगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसी काम के लिए रह गया है। अब मुझे बताइए कि बड़े-बड़े, अब बताइए, आप आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं और अब 50 साल बाद, 50 साल बाद बड़े-बड़े जमींदार कौन है? अब गुलाम मोहम्मद बैराज बन के किनको जमीनें बटी? अरे बड़े बड़े जमींदारों की तो चंद को छोड़ के उनकी बेख निकल गई है। अगर जरा सा मौका दे तो ये अवाम ठीक कर लेंगे। हाशिम बाबर जैसे लोग हैं, ये लोग ठीक कर लेंगे। अवाम को मौका मिलना चाहिए, मगर वो वाला नहीं। देखो, अगर अवाम सड़कों पर निकल आए तो पाकिस्तान में ये मत समझना कि टोटल मामला कंट्रोल में आएगा, केओस होगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज बहुत है कि बलूचिस्तान का क्या होगा, उधर का क्या होगा। लिहाजा सियासतदानों की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि टू ब्रिंग चेंज, बात ये कर रहा हूँ। ये बजट आएगा ना, फिर रोना धोना। लेकिन ग्रास रूट लेवल का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो बिजली नहीं आ रही है, उसके पास तो आटा नहीं है, और ये बजट मजीद एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि पेड़ लगा लो साहब, क्योंकि ये बजट आएगा तो कपड़े उतर जाएंगे, पत्तों पे गुजारा करना पड़ेगा। एक सवाल मैंने जो डॉन में खबर पढ़ी है जी, वो बिजनेस पेजेस में बता दीजिए। इस ऑल रोने धोने से कि इकोनॉमी ये हो गई, पिछले 2 साल से और इस साल भी कोई 38% सेल ऑफ कार्स की इंक्रीज है। भाई इसका मतलब है कि एलीट तरक्की कर रही है, गरीब तर है। नहीं, इससे एक और बता दूं कि इसमें ज्यादातर कार्स छोटी मेक की कार, यानी गरीबों ने खरीदी। देखिए, लोअर मिडिल क्लास होगा, मगर गरीब है। क्रेडिट कार्ड बैंक्स ने जो रेट्स डाली थी और अब वही गाड़ियां इंपाउंड भी हो रही है। अब आदमी को समझ में आप इसे एम्फेसाइज कीजिए कि जो गरीब इस वजह से ज्यादा गुर्बत है कि इस दफा भी
एजुकेशन पे शायद माइन्यूट बजट जी बिल्कुल, एजुकेशन पे जब तक डिफेंस बजट की तरह खर्च नहीं होगा। एक रोल, बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ प्रोग्राम, आखिरी 1 मिनट है, लेकिन मैं एक रोल देखिए इस वक्त क्लासिकल बैठे, बल्कि अगर मैं तिकोनी बना लूँ, सिविल सोसाइटी में वकला का किरदार ये जो है ना, वो चीफ जस्टिस की बहाली में, जिस पे तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा क्रेडिट लिया कि साहब हमने भी साथ दिया, हम लोगों ने, है ना, इनके भी लोगों ने बड़े बैठे खाई लोअर माल में। मीडिया ये खाकसार बैठा हुआ है, मीडिया के भी रोल से आप मुतमईन होंगे, बल्कि मुझसे तो कई दोस्तों ने, जब सियासतदानों ने बात की, जब चीफ साहब बहाल हो गए थे, तो मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा किसे क्रेडिट देंगे, उन्होंने कहा कि देखो सच्ची बात ये कि मीडिया को ज़्यादा देंगे। बिल्कुल सही है, मीडिया 200 को 2000 दिखाते थे और 24 घंटे लाइव ट्रांसमिशन दिखाएंगे बगैर किसी कमर्शियल के, गोया जेब से पैसे दे रहे हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तिकोन का काम, ये सिविल सोसाइटी का चीफ साहब की रेस्टोरेशन नहीं हो जाना चाहिए, शुरू हुआ है उस आवाम के लिए जिसको मैंने अभी कहा कि बहरानी कैफियत में है, जो अपनी आवाज़ इसलिए नहीं निकाल पा रहा कि वो वहाँ पे बत्ती नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बच्चे को स्कूल के पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो ये सिविल सोसाइटी का रोल डेट क्यों हो गया, इसको बिल्कुल भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा तजाद है वो गरीब का और अमीर का है। अच्छा, सारे सियासतदान, सारी सियासत इसके गिर्द रिवॉल्व करती है कि जो इस्टेब्लिश्ड एलीट है उसी को प्रिजर्व किया जाए। सारा बजट आपका है ना, ऑल फ्यूचर प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू दैट। मैं कहता हूं कि वो पार्टी, वो लोग जो गरीब की फिक्र कर ले, मैं समझता हूं पाकिस्तान इज पॉइज्ड टू टेक ऑफ। सिविल सोसाइटी का रोल यही है जो हमेशा सिविल सोसाइटी सियासतदानों को ज्वाइन करे हमेशा और हमेशा ये अगले प्रोग्राम के लिए प्रीएम्बल अभी से बना दिया। कह दूं मैं कि बिल्कुल नई थिंकिंग की जरूरत है। ये सिविल सोसाइटी बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि अब आप सिक्योरिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट को बदलें, अब आप डिफेंस बजट को इस तरह से तराश खराश करें कि हमारी दुश्मन से मुकाबला भी हो सके, मगर बजट जो 60 कितना हो जाता है ये एजुकेशन की तरफ आए। हमने सुना था न्यूक्लियर वॉर हेड हमें सिक्योरिटी देगा ताकि इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मामला उल्टा हो गया, फौज की जरूरत। ये है बिल्कुल सही। सिविल सोसाइटी का रोल ये है कि ग्रास रूट लेवल के आवाम और वो जो एलीट है उसके दरमियान एक बफर तो बने, ताकि आवाम की और स्टेट की भी पॉलिसीज पे असरअंदाज हो, जिसकी जिम्मेदारी बहैसियत एक नामी ग्रामी वकील माहिर कानून आप पे भी आती है, सियासतदान आप पे भी आती है और हम पे भी। और सबसे बड़ा हथौड़ा जो है वो सियासतदान के पास है, तो हम ये कह रहे हैं कि छोटी हथौड़ियां छोड़कर बड़ी हथौड़े के साथ आ जाओ, सियासतदानों के साथ आ जाओ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दिल तो चाह रहा था इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं, अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जावेद सदीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का वंस अगेन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दिल तो चाह रहा था इस गुफ्तगू को ज़रा सा और आगे बढ़ाते। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे और इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि सिविल सोसाइटी का रोल, जैसे अभी बात हुई है, क्या है और सिविल सोसाइटी कितना इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है, खुसूसन उन आवाम के लिए जहाँ अभी बात हुई कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। तो ये सिविल सोसाइटी चीफ जस्टिस की बहाली के बाद खामोश ही बैठी है, ये एक सवालिया निशान है। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के डाले, कोई न होगा जो बचा ले।